आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय सहित ऊपरी क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के चलते भागीरथी नदी अपने उफान पर पहुंच गई। दरअसल भारी बारिश के चलते लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही भागीरथी नदी के उफान पर आने से यहां के आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन अब जारी है। आपको बता दें कि 4 धाम के पुरोहित ने सरकार की तरफ से नामित सदस्यों का बहिष्कार कर दिया है। तो वहीं इस प्रकरण में पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों का पुतला दहन किया है। अब इस आंदोलन में पुरोहितों के साथ साथ महिलाएं भी इसका हिस्सा बनती दिख रही है और साथ ही अब इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल होती दिख रही है। तो वहीं गंगा पुरोहितों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गंगोत्री धाम से देवस्थानम बोर्ड में नामित सदस्य रखा है, तो वहीं उनका गंगोत्री मंदिर के पुरोहितों से कोई संबंध नहीं है। और साथ ही पुरोहितों ने कहा कि सरकार ने किस आधार पर उनको बोर्ड के सदस्य बनाया है। आज श्री गंगोत्री तीर्थ में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा आज ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो नामित सदस्य देहरादून में हुए हैं, उनके विरोध में हम सारे हकदार ये पुतला दहन कर रहे हैं और इसमें सरकार के द्वारा ये एक षड्यंत्र के तहत जोर जबरदस्ती यहाँ गंगोत्री में हम हकदारों ने इस प्रकार का कोई नॉमिनेट करके कोई आदमी अपने। तो वहीं उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण और तोशी के ग्रामीण सालों से सरकार से अपनी बुनियादी सेवाओं की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि यहां डिजिटल इंडिया के दौरे पर भी गांव तोशी के लिए इंटरनेट सपने जैसा हो गया है। मोबाइल पर बात करने के लिए कई बार ग्रामीणों को ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है। ऐसे में गाँव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बुखार की दवा के लिए जहां ग्रामीणों को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तो वही रोजमर्रा की चीजों के लिए गांव से त्रियोगी नारायण और सोनप्रयाग की दौड़ लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी के हाल भी बुरे हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान जगत सिंह रावत का ये कहना है कि भारत संचार नगर निगम और निजी संचार कंपनियों से गाँव में मोबाइल टावर लगाने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो भी है ये आज हमें आश्वासन दे दें। आज ये आंदोलन को 4 दिन हो गए हैं। ये भगवान विष्णु की तपस्थली है और यहाँ पे जो है बड़े बड़े मंत्री लोग, प्रशासन, शासन कई समय से आते भी, आगे भी आएंगे। लेकिन बड़ी खेद का विषय है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ पे एक इकाई थी और आज हमारे सामने ये हाल है कि वो बंद। तो वहीं उत्तरकाशी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर गोपाल सिंह रावत की पत्नी शांति रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको ये बता दें कि गोपाल सिंह रावत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं के अनुरूप शांति रावत चुनाव की टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ नेता मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून में भू कानून की मांग को लेकर युवाओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला है। युवाओं का ये कहना है कि उत्तराखंड को बचाना है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि यहाँ की संस्कृति और उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाना है, तो भू कानून पर सबको आगे आना होगा। तो वहीं इस कानून को लागू करवाने के लिए सरकार को मजबूर करना होगा। हालांकि युवाओं को सरकार से भी उम्मीद है कि जल्द सरकार भू कानून को लेकर एक ठोस निर्णय लेगी। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यहाँ संस्कृति भी कहीं ना कहीं बची रहेगी, क्योंकि जब तक यहाँ के लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि अब ये आज के समय में बहुत लोग जो है कि उत्तराखंड के बाहर से अभी यहाँ है, तो बहुत सारे युवा है जो सोच रहे कि यही कार्य किया जाए, यही काम किया जाए, कैसे उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो। तो जो लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, वो चाह रहे हैं कि
भू कानून सख्त आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो भू माफिया होते हैं वो पहाड़ के पहाड़ खरीद रहे हैं। एक सर्टन लॉ एंड लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप इस दायरे तक। तो वहीं देहरादून के बद्रीवीर कॉलोनी में पहाड़ी से मलबा गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। आपको बता दें कि वही मौके पर पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही औद्योगिक विकास ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों का आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बिहार में किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पुस्तकों के ऊपर जमीन बनाने से इंप्रूवमेंट किया और उस पुस्तकों के गिरने से 50-60 लोगों का पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार बद्रीनाथ कॉलोनी में जो सिंचाई विभाग द्वारा पुस्ता लगाया गया था वो नीचे से खाली हो गया, जिससे दुर्घटना हो सकती है। दूसरा प्योरिटी का जो कंट्रैक्टर काम कर रहा है उसने दोनों तरफ का ढाल बद्रीनाथ मंदिर पर स्वीकार कर दिया। तो वहीं खटीमा में एक चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खुदागंज गांव में स्थित शिव मंदिर में चोरों ने मंदिर के सामान को चोरी कर मौके से वो फरार हो गए, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं खटीमा में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां सरकार की तरफ से राजकीय कृषि विभाग परिसर में बीएडीपी के तहत 4 लाख की धनराशि से सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते शौचालय में ताला लगा हुआ है और साथ ही शौचालय का कोई देख रेख करने वाला नहीं है और ना ही इस शौचालय की साफ सफाई की जाती है। तो वहीं इस मामले पर पत्रकारों ने जब नगर पालिका ईओ और खंड विकास अधिकारी से पूछताछ की तो दोनों एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वो ब्लॉक द्वारा भी हमें ट्रांसफ़र नहीं किए गए, उसके कोई अभी तक इनको हमारे द्वारा हमको बताए नहीं गए हैं। और आज बीडीओ साहब का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि वो बंद पड़ा है और उसमें झाड़ झंकार हो गया है, उसमें सफाई करवा दें और ताकि आम लोगों के लिए ये व्यवस्था लागू हो पाए। तो अब आज मैं इसमें कर्मचारी लगा करके उसे सफाई करवा करके और आम जनता के लिए ये से बनाया गया है। इसके 4 लाख लागत से बना था ये। और उसके बाद ये इस समय वर्तमान में 2018 में ये क्षेत्र पूरा नगर पंचायत में चले गया है। तो हमारी ग्राम पंचायत की जो भी परिसंपत्तियाँ थी वो नगर पंचायत के अधीन है। तो नगर पंचायत इसमें इनका यूज़ करे, इनका सफाई व्यवस्था उनके रखा उनके द्वारा किया जाना है। हमारे प्राथमिक विद्यालय भी गए और पंचायत घर हैं, जो भी मतलब परिसंपत्तियाँ धन के या उम्र खुर्द और खेलसदा खाम के जो समाहित हुए इसमें जो पंचायतों के भाग इनमें शामिल किए गए हैं, उनकी सारी संपत्तियाँ नगर पंचायत की उनका रखरखाव। तो वहीं मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते धनोल्टी मार्ग पर भूस्खलन भी हो गया है, जिससे रास्ते में गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है और साथ ही लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो वहीं नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ का समापन हो गया है। इस दौरान भक्तों ने भगवान की पूजा कर मन्नत मांगी और साथ ही ढोल बजाकर नाचते हुए भक्तों ने यज्ञ का समापन किया। तो वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल घंटाकर्ण मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं के साथ सुबोध उनियाल ने मंदिर में आशीर्वाद लिया है और साथ ही जहां श्रद्धालुओं के साथ सुबोध उनियाल ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। घंटाकर्ण मंदिर ट्रस्ट जो है उनके द्वारा इस रुद्राभिषेक का जो आयोजन किया गया, ये पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समृद्धि और सुख शांति के लिए जो इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह आज कोविड महामारी में भी तमाम लोगों की अपने जाने गई हैं, मौसम में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बरसात नहीं भी और अब जिस तरह बारिश मई के महीने बाद।
तो वहीं रामनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद पूर्व विधायक रणजीत रावत रामनगर पहुंचे हैं और साथ ही विधायक आपदा से पीड़ित लोगों से मिले और आपदा में हुए नुकसान का जायजा भी उन्होंने लिया और साथ ही पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों को आगे भी मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो वहीं देश में कोविड-19 की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते रामनगर में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन संयुक्त चिकित्सालय को यहां कोविड-19 अस्पताल बनाने को लेकर बीजेपी नेता बंशीधर भगत ने लोगों को आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि 15 दिन संयुक्त अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बना दिया जाएगा, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोविड-19 अस्पताल नहीं बन सका है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन और कार्यदाही संस्था के तरफ से सहयोग नहीं मिला गया, जिसके चलते अभी तक इसको कोविड-19 अस्पताल नहीं बनाया जा सका है। लेकिन शासन स्तर पर इसको बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। हाँ, ये बात सही है। जिस समय ये चर्चा आई थी, सभी लोग चाहते थे कि कोविड अस्पताल के रूप में ये परिवर्तित हो, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां भी की थी। उस समय कोविड अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन हमने पाइपलाइनें बिछा दी हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हमने वहाँ कर दी है। हाँ, जो ऑक्सीजन है, जो प्लांट बनना था, जिसमें हमें यहीं। तो वहीं रुड़की के मंगलौर थाना में कोरोना कर्फ्यू के चलते सीओ की तरफ से ग्रामीणों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीओ ने ग्रामीणों से ईद के त्यौहार को लेकर चर्चा की और साथ ही सीओ ने ग्रामीणों से इस त्यौहार पर शांति बनाए रखने की अपील भी की, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस न पहुंचे। और साथ ही सीओ ने यह कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस के तहत नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सवाल ये उठता नहीं कि मैं इसका फोटो सोशल मीडिया में डालूं, सब चीज़ धक्के की जाती है। कुर्बानी नहीं होती है, वो दूसरे गांव में आके करते हैं, उनके गांव में नहीं होती है, तो उसमें जब उसको ले जा रहे हैं तो उसको ढक कर ले जाए ताकि ब्लड वगैरह ना गिरे। इसी के साथ साथ आजकल कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई कुर्बानी करते हुए पोस्ट डाल दी, तो वो पोस्ट न डाली जाए इस तरीके की सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे। इस संबंध में भी सबसे। तो वहीं रुड़की के बहादुरपुर गांव के ग्रामीणों ने भारी संख्या में पथरी थाने में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक समुदाय का युवक ने दूसरे समुदाय की युवती को भगाकर ले गया था, जिसके बाद पीड़ित समुदाय ने इस मामले की शिकायत थाने में की थी। तो वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर ग्रामीणों को आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है, जिसके चलते आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। के व्यक्ति ने एक 80 महिला को सरेआम चौक पर पकड़ा था। तब से गांव का माहौल गर्म है और अभी एक मोमदन लड़के ने हमारे समाज की 80 समाज की महिला को अपहरण कर लिया। उसका गांव में आग लगी हुई है। इसी दौरान गांव में हिंदू विरोधी पर्चे बटे हैं और उस महिला को उठाना आग में घी का काम किया है। अभी बहुत आक्रोश है जनता में, बड़ी अनहोनी हो सकती है। यदि प्रशासन इसमें चूक करता है तो गाँव में कुछ भी विवाद हो सकता है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ। तो वहीं सतपुली में पुलिस प्रशासन की तरफ से घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से थाना क्षेत्र में रह रहे बाहरी राज्यों के व्यक्तियों का वेरिफिकेशन किया गया और साथ ही मकान मालिकों को प्रशासन की तरफ से वेरिफिकेशन फॉर्म भी दिया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस एक्ट में मकान मालिक को अपने घरेलू नौकर और किराएदार का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अगले 5 दिनों में मकान मालिक को अपने किराएदार के वेरिफिकेशन फॉर्म को भरकर थाने में जमा कर देना होगा, जिससे पुलिस के पास उनका विवरण उपलब्ध हो सके। लोग चले जाते हैं, तो इसलिए हम ये पूरा प्रारूप
तो वहीं टनकपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की सहायता से डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल डिजिटल मैप के माध्यम से लोगों को मालिकाना हक मिलने से आसानी होगी। इस सर्वेक्षण से उन लोगों को भी फायदा होने वाला है जिसके पास भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। डिजिटल मैप तैयार हो जाने के बाद बगैर दस्तावेज के जमीन के मालिक को भी मालिकाना हक मिलने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत अभी हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में और हमारी पूर्णागिरी तहसील में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके डिजिटाइजेशन का कार्य अभी चल रहा है, जिसके तहत फ़िलहाल जो आबादी श्रेणी की जो भूमियां हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनको चिन्हित करके उन भूमियों पे जो ड्रोन से सर्वे होकर उनके डिजिटल मैप बनाए जाने हैं। ये कार्य हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के बाद कल शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले हमने गेंडाखाली नंबर 1 और गेंडाखाली नंबर 4 2 गांव के हमारे जो हैं वो ड्रोन से सर्वे हो चुकी है और अभी अन्य गाँव की जो है वो प्रक्रिया गतिमान है और जल्दी ही सारे मैप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।